गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में जेपीएससी से संबंधित वीडियो आया है और ये वीडियो आपके आगामी 11th जेपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि मैं जेपीएससी से संबंधित कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अगर आप उन वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कितनी रियलिटी के साथ आपको जेपीएससी से संबंधित तथ्य को बताए जाते हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम हैंडल करना है, किन तथ्यों को पढ़ना है, किन तथ्यों को इग्नोर करके चलना है, कैसे सिलेबस को कवर करना है। ये सारी तमाम बातें आप गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे 11th जेपीएससी का पीटी आप कैसे पास करेंगे और अनुभव कितने काम आते हैं। और अनुभव कितने काम आते हैं उसका आज हम साक्षात प्रमाण भी देंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं अनुभव का प्रमाण ही साबित कर देता हूँ। मैं सीजीएल से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताता हूँ कि किस तरह से मैंने प्रश्न को बताया था और कैसे प्रश्नों को, किस प्रकार के बुक्स को प्रेफर किया था, कैसे बुक पढ़ने चाहिए सीजीएल के लिए और कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। मैं एक एक प्रश्न को बताने का प्रयास करूँगा और आप देखेंगे मैं बार बार बोला था कि साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 9 और 10th करके जाना है और उसके लिए मैं 9 क्लास का एमसीक्यू तो करवा दिया था और 10th क्लास का आपका रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं छोड़ दिया था। और आपको अभी मैं 20 के 20 प्रश्न, लगभग 20 के 20 प्रश्न ऐसे दिखाऊंगा जो कि डायरेक्ट 9th और क्लास 9th और 10th से पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं तो आपको एक एक प्रश्न मैं दिखाता हूँ और कहाँ से पूछे गए थे वो भी बताता हूँ। हालांकि जो ये सीजीएल एग्ज़ाम हुआ, आप तो झारखंड के सभी लोग इस एग्ज़ाम से अनभिज्ञ नहीं है, कैसे सरकार और एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है। और ये अब एहसास होने लगा है विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को कि ये सीजीएल ही नहीं, बाकी जो पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं, विगत जो भी पीछे के एग्ज़ाम, पीजीटी, नगर पालिका, ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिसमें इस तरह के धांधली हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं और वो सब उजागर नहीं हो पाए हैं। एकदम ये रियलिटी है और इसका निष्पक्ष जांच होना ही चाहिए। नहीं तो ये तो ऐसे स्थिति है कि झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए पूरा जो जीवन है वो अंधकारमय दिखने लगा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ और इसका ज़रूर ही निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगा और इसके दोषी को ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो चलिए, आज पहले मैं दिखाता हूं कि कैसे प्रश्न कहां से पूछे गए थे। आपने प्रश्न देखा ही होगा। देखिए, प्रश्न ये है और ये कहां से पूछे गए थे उसको मैं अभी तुरंत बताऊंगा। देखिए, ये प्रश्न है। देखिए, एक जो प्रश्न पूछा था कि इथेनॉल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, वो पूछा था। देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। देखिए, डायरेक्ट यहीं से पूछा गया था। ये क्लास 10th का है और क्लास 10th से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। एक पूछा था बोमन कैप्सूल किस अंग का भाग है, वो पूछा था। देखिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बोमन संपुट, जो कि वृक्क का भाग था, किडनी का भाग है, डायरेक्ट यहीं से पूछा है। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। देखिए, ये सब प्रश्न बुक में जल्दी नहीं मिलता है कोई बुक में, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी को फॉलो करके पूछा है। देखिए, पूछा था सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, जो सफ़ेद रंग का श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड, वो सूर्य के प्रकाश में कैसा हो जाता है, धूसर रंग का, ग्रे कलर का हो जाता है। देखिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा था एनसीईआरटी क्लास 10th से और ये प्रश्न आपको जल्दी कोई भी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है? देखिए नेक्स्ट देखिए, पूछा था कि पेट्रोल के साथ किस यौगिक को मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अल्कोहल से प्रश्न पूछा था। यहाँ पर अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट ये पूछा था कि कौन सा, 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था कि कौन सा जो यौगिक है ना तो अम्ल है ना ही क्षारक है, ना ही अम्ल है ना ही क्षारक है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो देखिए, ये प्रश्न जो है अम्ल क्षारक जो चैप्टर है क्लास 10th में, वहाँ से पूछा था। KCl जो है वो लवण परिवार का है, ये ना तो अम्ल है ना ही क्षारक है, तो KCl ही ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट है V=IR से प्रश्न पूछा था। V=IR से पूछा था, R दे दिया था और V/I जो है वो पूछा था, I को गायब कर दिया था, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा था, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है, देखिए, एक अवतल लेंस से डायरेक्ट प्रश्न पूछा था, यहीं से पूछा था। यहाँ पर फोकस दूरी दे दिया था और बीम
का दूरी दे दिया था और प्रतिबिंब का जो है वो इसमें पूछा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ चेंज इतना किया था कि फोकस दूरी दिया था और प्रतिबिंब का दूरी दे दिया था और बीम का दूरी पूछा था। तो डायरेक्ट यहीं से बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट के पूछा था। तो इसी तरह का प्रश्न डायरेक्ट सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे एनसीईआरटी से। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से पूछा था, I = Q/T से। Q दे दिया था, आवेश दे दिया था, टाइम दे दिया था और I पूछा था। आप देख लेंगे, आपको अभी प्रश्न को दिखा देंगे। आवेश दे दिया था और टाइम दे दिया था और विद्युत धारा पूछा था। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न इस फॉर्मूले से पूछा था और डायरेक्ट सिंपल सा न्यूमेरिकल्स पूछा था। तो यहीं से प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। हाँ, एक यहाँ से पूछा था घनत्व के बारे में कि प्रति उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। तो घनत्व से पूछा था कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो वही पूछा था, यहाँ से प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट एक पूछा था अल्कली मेटल के बारे में कि पोटेशियम अल्कली मेटल है, तो ये पीरियोडिक टेबल से पूछा था। एक N2 नाइट्रोजन का सांकेतिक सूत्र पूछा था, तो N2 के रूप में लिखा जाता है, वो पूछा था, यहाँ से प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है, और देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा था कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना आवश्यक है। तो डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछा था 0.1 सेकेंड। अभी मैं एक एक करके प्रश्न को दिखाऊंगा, जो मैं प्रश्न बताया हूँ वो पूछा गया था या फिर नहीं। क्वेश्चन पेपर को मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिए प्रतिरोध R बराबर पूछा था V/I, यहाँ से प्रश्न था। उसके बाद नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक पूछा था, जो कि N2 किस रूप में लिखा जा सकता है वो पूछा था। पोटेशियम जो कि क्षारीय धातु है, अल्कली मेटल है, वो पीरियोडिक टेबल से यहाँ से पूछा था प्रश्न को। उसके बाद आप देखेंगे तो पूछा था सूर्य की रोशनी सिल्वर क्लोराइड में कौन सा कलर के हो जाता है, तो धूसर कलर का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। ग्रे दिया था ऑप्शन में, धूसर को ही ग्रे बोला जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा था। उसके बाद एक स्लाइडिंग घर्षण से क्वेश्चन पूछा था, ये तो आसान प्रश्न था। और सिट्रिक फलों में जो विटामिन सी पाया जाता है वो भी आप एनसीईआरटी का कोई ना कोई चैप्टर से ही पूछा था। उसके बाद पूछा था घनत्व के बारे में, जो मैं बताया एनसीईआरटी से जो प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद रिएक्शन जो मैं बताया वहाँ से जो प्रश्न था, इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो पूछा था। उसके बाद अभी जो मैं बताया प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड, यहाँ से प्रश्न पूछा था। एक I = Q/T से प्रश्न पूछा था। Q दे दिया था 25 कूलम और टाइम दे दिया था 10 सेकेंड। तो I पूछा था, I बराबर Q/T होता है, तो Q का वैल्यू दिया हुआ था, टाइम का वैल्यू दिया हुआ था, वहाँ से आप निकालते तो 2.5 एम्पियर हो जाता है आंसर। उसके बाद जो बोमेन कैप्सूल के बारे में पूछा था, किडनी का ये भाग है, वहाँ से पूछा था। एक मेंडलीव का जो मेंडल का जो आनुवांशिकी का जो चैप्टर दिया है मेंडल का, वो चैप्टर देखेंगे तो वहाँ से ये प्रश्न पूछा था मटर वाला। उसके बाद कार्बन और उसके जो यौगिक हैं वहाँ से प्रश्न पूछा था कि कौन सा एक ही ग्रुप का है, वो पूछा था। उसके बाद कौन अम्ल क्षारक से पूछा था, कौन ना तो अम्ल है ना क्षारक है, तो लवण है KCl, वहाँ से प्रश्न पूछा था। एक फिनोप्थिलीन का रंग कैसा होता है वो पूछा था अम्ल क्षारक चैप्टर से ही। स्पीडोमीटर गति चैप्टर से पूछा था। उसके बाद लेंस वाले फार्मूले से जो एक प्रश्न पूछा था वो भी मैंने बताया। उसके बाद रोग, ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। और जो हार्मोन्स का जो प्रश्न पूछा था वो भी एनसीईआरटी से ही पूछा था। और जो मैं बताया कि ईंधन के रूप में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ, वो जो प्रश्न पूछा था बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी करके ही पूछा था। तो लगभग 20 के 20 प्रश्न क्लास 9 और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी है वहीं से प्रश्न को कॉपी करके एकदम हूबहू पूछ दिया था। और मैं पीछे वीडियो में लगातार बता रहा था, क्लास 9 का एनसीईआरटी का MCQ मैं करवाया भी था और 10th का मैं नहीं करवा पाया था। एक तो एग्ज़ाम सामने आ गया था, दूसरी बात मुझे समय नहीं मिला और आपका रिस्पांस भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं क्लास 9 का पूरी तरह से MCQ का वीडियो करवा दिया था। तो मैं अनुभव की बात किया कि अनुभव किस तरह से एग्जाम में काम आते हैं, तो उसी तरह से 11th JPSC में किस तरह से अनुभव काम आएंगे वो आपको आप गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है JPSC का, वहाँ पर जाकर आप एक एक वीडियो देखें कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे उसके लिए क्या आपको रणनीति अपनाना होगा, सिलेबस को किस ढंग से कवर करेंगे। नहीं तो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि झारखंड के सिलेबस को एक बार ध्यान से देखें, तो वहाँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं पहले भी बताया था और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ झारखंड के जनजाति के बारे में इधर उधर से जो मन सो नहीं पढ़ना है। वहाँ पर जो जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। वहाँ पर मुख्य रूप से आप 4-5 जो जनजाति है उसको फोकस करेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अन्य जनजातियों का उसको सिर्फ पढ़ेंगे, जैसे संथाली का जो शासन व्यवस्था संथाल का है, मुंडा का है, हो का है, उरांव का है और खड़िया का। ये जो 4-5 जनजातियाँ उसके शासन व्यवस्था को अच्छे से पढ़ना है। बाकी अन्य का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को सिर्फ देखना है। उसके बाद बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे
सिलेबस को, तो आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस करना है, साहित्यकार को विशेष फोकस करना है, स्पोर्ट्स को विशेष फोकस करना है। तो जो वहाँ सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें जो तथ्य डाले गए हैं उस पर आपको विशेष फोकस करके जाना है, ना कि इधर उधर से। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी झारखंड का बुक आप उठाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग आधे बुक में आपको क्या मिलेगा, जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन से सिर्फ एक प्रश्न है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है जो सिलेबस को नहीं समझते हैं वो दिन रात जनजातीय आंदोलन को पढ़ते रहते हैं, ये तथ्य याद करना, वो तथ्य याद करना, और वहाँ से प्रश्न बनेंगे नहीं। तो वो सब में आपको समय वेस्ट नहीं करना है। और जैसा कि एग्जाम बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी मिलेगा, तो अगर आप वही सब चीज़ों में अगर आप अपने समय को वेस्ट करते जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं CNT-SPT की। CNT-SPT को कैसे पढ़ना है, मैं पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ CNT-SPT के संबंध में, आप वो वीडियो को जाकर जरूर देखें। CNT-SPT को किस ढंग से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि मैं बताया कि संविधान के अनुच्छेद जब पूरे याद नहीं हो सकते हैं तो CNT-SPT जिससे हम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं तो उसको कैसे पढ़ना है उसका रणनीति जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, 272 CNT का धारा, 71 इसमें SPT का धारा, आप सारी चीज़ों को कैसे याद करेंगे। तो वहाँ पर कुछ चुनिंदे धाराओं को पढ़ना है और किस ढंग से पढ़ना है वो आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर CNT-SPT से संबंधित वीडियो मिलेगा, उसको आप ज़रूर देख लें, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मैं पहले भी बताया था कि मैं जब तैयारी शुरू किया था तो मुझे भी लगता था CNT-SPT के क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे और वो जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं बस अंदाज से ही टिक कर दूंगा, जो सही होना होगा वो होगा। लेकिन जब तैयारी करते करते अपने अनुभव से और तैयारी करते करते मुझे अनुभव होने लगा कि प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, और इस तरह से तैयारी करते करते मैं 7th JPSC में जब अटैम्प्ट लिया तो उसमें 12 क्वेश्चन में मेरे 11 प्रश्न सही हो गए थे। तो वो अनुभव काम आता है और वो पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है। तो एक बात और मैं बता दूं, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो अब नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं ना तो मैं कोई टीचर हूं ना ही मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो बस मैं अपने अनुभव को साझा करता हूं और जो भी अभ्यर्थी JPSC का तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ हो सके, वो भटकाव से बच सके, ज़्यादा इधर उधर जो नहीं पढ़ना है वो सब चीज़ों पर ध्यान ना दे सके, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। नहीं तो ना तो मेरा कोचिंग है ना ही मैं कोई टीचर हूँ, बस मैं आप लोगों का साथी हूँ, अभ्यर्थी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो मिसगाइड ना हो, उसके वजह से मैं वीडियो बीच बीच में बना देता हूँ। और वैसी कुछ ज़रूरत के वीडियो होंगे तो मैं बना दिया करूँगा, लेकिन रेगुलर ऐसे वीडियो नहीं आने वाले हैं गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। लेकिन जिन लोगों को इस चैनल पर विश्वास है और आपको अगर लगता है कि इस चैनल में सही चीज़ों को बताया जाता है, कोई भी बात हवा में नहीं की जाती है, जो भी रियलिटी होती है उससे मैं रूबरू कराने का प्रयास करता हूं ताकि आप मिसगाइड ना हो। बस यही मेरा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य, गंगा स्टडी चैनल का बस यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। बहुत कोई मैसेज करते हैं कि नोट्स या फिर ये वो नोट्स चाहिए, मेंस का नोट्स चाहिए। तो मैं पहले भी बताया कि मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कृपया इन सब चीज़ों के बारे में आप मैसेज ना करें। और गंगा स्टडी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्विज कराया जाता है और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जाता है, तो उससे आप लाभ ले सकते हैं। और कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको किस तरह का वीडियो का ज़रूरत फील हो रहा है, और कुछ टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे कोशिश करूंगा CNT-SPT का भी कौन से आर्टिकल पढ़ें वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, और साथ ही साथ जो पेपर 1 का जो कृषि से संबंधित जो प्रश्न पूछता है उसका मैं कंटेंट कोशिश करूंगा कि आप लोग को दे दूं। और इस तरह के महत्वपूर्ण जो भी कंटेंट हो सकता है मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। और आप चैनल में बने रहें, और आपको लगता है कि इस चैनल से लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जल्द आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। तो आगामी 11th JPSC की तैयारी आप सकारात्मक तरीके से जारी रखें और काफ़ी पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी में ध्यान आकर्षित करें और अच्छे से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।